अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फंक्शनल एनालिसिस के आज के लेक्चर में हमने नॉर्म स्पेस की बेसिस के बारे में पढ़ना है। तो उसकी बेसिस के बारे में पढ़ने के लिए आपको पहले लीनियर कॉम्बिनेशन और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का पता होना चाहिए। बेसिकली आप ये पहले पढ़ चुके हैं। आप अलजेब्रा 2 में भी वेक्टर स्पेस, उनकी सब स्पेस वगैरह के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे भी सेम डेफिनेशन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, वही चीज़ें हैं। सबसे पहले लीनियर कॉम्बिनेशन है। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है कि आपके पास कोई भी नॉर्म स्पेस है, उसका आपने वेक्टर लेना है, ठीक है। अ वेक्टर x ऑफ नॉर्म स्पेस n इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 x2 x3 एंड xn। और यहाँ पे ये जो सारे x1 x2 x3 xn है, ये भी सारे नॉर्म स्पेस के ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर इन सारे n वेक्टर से मिलके कोई वेक्टर बनाया जा सकता है ना, तो हम कहेंगे वो वेक्टर जो है वो इन सारे वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जांपल, अगर एक x वेक्टर जो है वो x1 x2 x3 xn के कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है ना, तो हम कहेंगे ये x जो है ना, वो इन सारे वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है। अब लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या मुराद है कि लीनियर कॉम्बिनेशन बनता कैसे है कि आपने इन सारे वेक्टर्स को पहले किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है और फिर उन वेक्टर्स को, उन सबको ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, मतलब उसने कहा कि x जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन इन वेक्टर्स का कब कहलाएगा, इफ देयर एग्जिस्ट अल्फा आई सच दैट, अगर यहाँ पे अल्फा आई एग्जिस्ट करे, और अल्फा आई क्या है, ये कांस्टेंट नंबर्स है, ठीक है। सच दैट x इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n अल्फा आई एक्स आई, मतलब कि अल्फा 1 को x1 से मल्टीप्लाई करें, फिर अल्फा 2 को x2 से करें, अल्फा n को xn से करें, उन सबको ऐड करें, तो हमारे पास अगर एक x वेक्टर इसी नॉर्म स्पेस का आ जाता है, तो इसका मतलब x जो है वो इन सारे वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट आता है लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। अगर आपने पहले लीनियर वेक्टर के कॉम्बिनेशन पढ़ लिया क्या होता है, तो इंडिपेंडेंट वेक्टर बहुत ही आसान चीज है। कि इंडिपेंडेंट वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपने एक वेक्टर को इस तरह लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया है, ठीक है, या आप कहें कि ये हमारे पास n वेक्टर्स हैं, लेट x1 x2 xn जो है वो इस नॉर्म स्पेस के n वेक्टर्स हैं। देन xi, मतलब इसको जनरली अगर हम xi बोल दें, देन xi आर सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। इनको लीनियरली इंडिपेंडेंट हम कब बोलेंगे, इफ summation I is equal to 1 to n alpha e xi is equal to 0 implies that alpha is equal to 0 for each I is equal to 1 2 3 and so on। कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन जो है, मतलब ये जो हमारे पास वेक्टर्स हैं, उसका आप एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिखिए। अगर वो लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 आ रहा है, तो वो 0 इस सूरत में हो कि वहां पे सारे के सारे अल्फा जो है ना वो 0 हो, तो फिर हम कहेंगे वो वेक्टर जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ पे वेक्टर जो है x1 x2 कोई भी 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर अल्फा सारे के सारे 0 होने की वजह से ही इन सब का सम 0 हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है। नेक्स्ट आती है बेसिस। अगर आपने अलजेब्रा में बेसिस की डेफिनेशन पढ़ी हो, वेक्टर स्पेस की वहां पढ़ते हैं, यहाँ पे नॉर्म स्पेस की है। नॉर्म स्पेस की बेसिस क्या होती है, कलेक्शन बी इक्वल टू e1 e2 en of elements of a norm space n is called basis for n। कि बेसिस होती क्या है, बेसिकली बेसिस मतलब कोई भी सेट होता है, वो उसी वेक्टर स्पेस का कह लें या उसी हम नॉर्म स्पेस की पढ़े, तो उसी नॉर्म स्पेस के एलिमेंट्स का एक सेट होता है। और वो एलिमेंट्स किस तरह के हम लेते हैं, उस पर दो कंडीशंस हैं। पहली क्या है कि द सेट बी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब इसके अंदर जितने भी वेक्टर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और दूसरी क्या है कि आपके पास ये सारे के सारे वेक्टर्स जो है ना वो मिलके पूरी की पूरी नॉर्म स्पेस बनाए। मतलब आपके पास ये जो ऊपर वाले जितने भी बी की सेट के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, वो सारे के सारे मिलके आपकी पूरी की पूरी नॉर्म स्पेस बना रहे हो। पहला क्या है कि आपके वो सारे एलिमेंट्स जो है वो वेक्टर्स जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और सेकंड क्या है कि वो सारे के सारे वेक्टर मिलके आपकी पूरी नॉर्म स्पेस बनाए। और उस कंडीशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n देयर एग्जिस्ट अल्फा स्केलर सच दैट के x तमाम नॉर्म स्पेस के तमाम एलिमेंट्स के लिए ऐसे अल्फा एग्जिस्ट करें such that limit n approaches to infinity norm x minus summation I is equal to 1 to n alpha ei is equal to 0 के x में से हम इस समेशन को माइनस कर दें, मतलब ये जो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, बेसिस के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, उसको हम x में से माइनस करें, उसकी नॉर्म ले तो उसकी लिमिट लें,
वो 0 के इक्वल आए, या इन अदर वर्ड्स कहें कि x इज इक्वल टू समेशन अल्फा इज आई आ जाए। मतलब ये दोनों जो है ये इक्वल स्टेटमेंट्स है कि अगर लिमिट x माइनस समेशन की इज इक्वल टू 0 आ रही है, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू समेशन अल्फा ई आई। देन हम कहेंगे कि अगर मतलब इसका मतलब यही हो गया ना कि ये x तो आर्बिट्रेरी हमने लिया था, इसका मतलब हर नॉर्म स्पेस का एलिमेंट जो है x वो इस बेसिस के एलिमेंट से जनरेट किया जा रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यूज चेंज हो सकती है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। नॉर्म स्पेस ले लेते हैं हम रियल नंबर्स की, ठीक है, और फील्ड भी रियल नंबर्स का लिया। यहाँ पे अल्फा ही जो है वो फील्ड के एलिमेंट्स होते हैं। बेसिस में हम एक एलिमेंट ले लेते हैं 1। अब इस पे दो कंडीशन हमने चेक करनी है, एक तो ये 1 जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दूसरा ये कि इससे सारे के सारे नॉर्म स्पेस जनरेट होने चाहिए। तो पहले देखते हैं ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो हमने क्या करना होता है कि अल्फा मल्टीप्लाई करवाना, और इनका सम जो है क्योंकि एक ही टर्म है ना, तो ये इक्वल टू 0, मतलब अल्फा डॉट 1 इज इक्वल टू 0। अगर लेट कर लें कि ये x1 है, तो अल्फा x1 इज इक्वल टू 0 लिया, तो अब 1 तो 0 के इक्वल नहीं होता, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा। और एक बात इसमें आपने याद रखनी है कि एवरी सिंगल वेक्टर इज ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। कि अगर कोई भी सिर्फ एक वेक्टर आप ले रहे हैं ना, तो वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट नॉन जीरो ले रहे हैं आप। कोई भी नॉन जीरो वेक्टर सिंगल आपने एक ही लिया है, नॉन जीरो लिया है, तो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि नॉन जीरो तो वो वेक्टर तो इक्वल हो नहीं सकता। तो उनका प्रोडक्ट किस सूरत में इक्वल होगा, जब वो अल्फा इक्वल टू 0 है। ठीक है, यहाँ तक पहली कंडीशन होगी। दूसरी क्या होती है कि हर एलिमेंट हमने जनरेट करना है इस बेस के एलिमेंट से। ठीक है, तो आप इसका कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लें x, तो और यहाँ पे बेस का एलिमेंट लिया, साथ में x मल्टीप्लाई करवाया, मतलब इसी के कोई एलिमेंट्स लेने हैं ना, तो आप वही बेस का एलिमेंट मतलब 1 लिया, और यहाँ से एक्स आई जो लेने हैं हमने, तो वो भी x ले लिया, x को 1 से मल्टीप्लाई करते जाए, सारी रियल स्पेस आपके पास आ जाएगी। 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, ये सारी की सारी रियल स्पेस आ जाएगी आपके पास। नेक्स्ट देखें, n इज इक्वल टू आर स्केयर, मतलब हमने आर क्रॉस आर की स्पेस ले ली, एक आर स्केयर की ली, जिसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोल सकते हैं, और बेस में हमने एलिमेंट्स ले लिए 1 0 0 1। अब यहाँ पे आर स्केयर के एलिमेंट किस तरह के होते हैं, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होते हैं ना, कि मतलब जिसमें दो वैल्यूज होती हैं, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में इसके एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं, ए कोमा बी, मतलब इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं आर स्केयर के। तो हमने बी में दो एलिमेंट ले लिए, जिसके पहला एलिमेंट 1 है, दूसरा 0 है। देन दूसरा एलिमेंट किस तरह से लिया कि पहला एलिमेंट इसका 0 है, फिर 1 आ रहा है। ठीक है, इस तरह के हमने इसमें बेस में एलिमेंट ले लिए, पहले को E1 कह दिया, दूसरे को E2 कह दिया। सबसे पहले ये चेक करना है कि ये दोनों एलिमेंट्स जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो उसके लिए क्या चेक करेंगे, इनके साथ आप एक अल्फा मल्टीप्लाई करवाएंगे, और इन सबको ऐड करके इक्वल टू 0 लेट करना है आपने, ये लेट करना है। और फिर चेक करना है कि आंसर में अल्फा 1 और अल्फा 2 0 के इक्वल आते हैं कि नहीं आते। ठीक है, तो सबसे पहले अल्फा 1 E1 किया, फिर प्लस अल्फा 2 E2 किया, और लेट कर लिया कि ये इक्वल टू इनका सम जो है वो 0 है। ये लेट किया, अब यहाँ पे E1 और E2 की वैल्यूज लगा दी, और फिर अल्फा को इसके अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये अल्फा 1 0 आ गया। फिर प्लस अल्फा 2 को 0 और 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 0 और अल्फा 2 आ गया। ठीक है, इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड करें तो ऑर्डर पेयर में एलिमेंट्स को ऐड किस तरह से करते होते हैं कि पहला एलिमेंट पहले में ऐड होता है, दूसरा दूसरे में ऐड होता है। तो अल्फा 1 प्लस 0 अल्फा 1 आ गया, और 0 प्लस अल्फा 2 इक्वल टू अल्फा 2, और इधर वाले 0 को भी हमने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख लिया 0 0। अब ऑर्डर पेयर जो है उनकी इक्वालिटी की कंडीशन होती है कि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल होते हैं, दूसरा दूसरे के। तो अल्फा 1 भी इक्वल टू 0 आ गया, अल्फा 2 भी इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए बेस के जो हम एलिमेंट्स पोज किए, तो उनके साथ इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हमने लेट किया 0 के इक्वल है। तो आंसर में हमारे पास क्या आ गया कि अल्फा 1 और अल्फा 2 भी 0 है होंगे, तभी ये 0 के इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वेक्टर क्या हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। अब हमने ये देखना है कि इस नॉर्म स्पेस का हर एलिमेंट इन बेस के, ये जो E1 और E2 है ना, बेस के एलिमेंट से जनरेट हो सकता है कि नहीं। तो हमने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया नॉर्म स्पेस का, x इक्वल टू x1 और x2। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि क्या हम इसको मतलब बेस के एलिमेंट को अल्फा से मल्टीप्लाई करके इस हर एलिमेंट को बना सकते हैं या नहीं, मतलब इस तरह की पॉसिबिलिटी इसमें बनती है या नहीं बनती। ठीक है, तो अभी इसमें हमने लिया x इज इक्वल टू x1 x2 है, ये ले लिया। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी, n इज इक्वल टू 2 तक था ना, क्योंकि हमने दो एलिमेंट्स लिए थे बेस में। तो ये आ गया अल्फा 1 E1 प्लस अल्फा 2 E2। ठीक है, तो
यहाँ पे लेट कर लें कि अल्फा 1 एक्स के इक्वल है, x1 के इक्वल है, अल्फा 2 x2 के इक्वल है, तो ये आपके पास x1 e1 प्लस x2 e2 आ जाएगा। यहाँ पे e1 e2 की वैल्यू लगाई तो ये हमारे पास x1 x2 बन गया। तो इसका मतलब बेस के जो एलिमेंट्स है उससे हम नॉन स्पेस का हर एलिमेंट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे हमने आर और आर स्क्वायर के लिए किया, आप आर एन के लिए कर लें। इसके ये इवन ये वाले जो लिखे हुए हैं ना 0 1 1 0 वाले, ये इसके बेसिकली स्टैंडर्ड बेसिस हम इसको बोलते हैं कि इससे तो लाजमी ये लाजमी बेसिस बनती है। इसके अलावा और भी हो सकती है तो, लेकिन ये लाजमी बनेगी, ठीक है। तो आर एन में भी सेम चीजें हैं, 1 0 0 0 एन तक जाएगा, एन एलिमेंट तक मतलब 0 लिखेंगे, फिर 0 1 0 0 0, फिर 0 0 1 0 0, फिर एंड पे nth टर्म पे 1 आ जाएगा और बाकी सारी 0 हो जाएंगी। तो ये वाली एग्जांपल जो है वो आप लोगों ने खुद कर लेनी है, बिल्कुल आर स्क्वायर की तरह। वहां पे 2 एलिमेंट थे, यहाँ पे n एलिमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट सी नोट स्पेस है। द स्पेस सी नोट स्पेस कौन सी होती है? ऐसी स्पेस जिसके सारे के सारे सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहे हो और वो सारे के सारे सीक्वेंस जीरो को कन्वर्ज करते हैं। सी नोट स्पेस कौन सी है? द स्पेस सी नोट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सीक्वेंसेस कन्वर्जेस टू जीरो। ये ऐसे सीक्वेंसेस की कलेक्शन है जिसके सारे सीक्वेंस जो है वो जीरो को कन्वर्ज करते हैं। मतलब जो अगर कोई सीक्वेंस 1 को कन्वर्ज कर रहा है ना तो वो इसमें शामिल नहीं होगा, इसमें वो सीक्वेंस आएंगे जो सारे के सारे जीरो को कन्वर्ज करते हैं। इसकी बेसिस कौन सी बनती है? बेसिस ऑफ सी नॉट इज इज इक्वल टू ई आई, और ई आई यहाँ पे डेल्टा आई एन लिया है। डेल्टा आई एन ये कर्नेकल डेल्टा है। कर्नेकल डेल्टा क्या होता है कि अगर इसके इंडेक्स ये सेम आ रहे हो, मतलब डेल्टा 1 1, तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और बाकी इसके अलावा अगर ये सेम नहीं है तो उन सब की वैल्यू जो है वो 0 होती है। मतलब डेल्टा 1 1 की वैल्यू 1 होगी, डेल्टा 2 2 की वैल्यू 1 होगी, लेकिन डेल्टा 1 2 1 3 1 4 इन सब की वैल्यू 0 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख भी दिया है कि E1 इज इक्वल टू, जब E1 निकालेंगे तो आई की जगह पे 1 पुट करना है ना, तो यहाँ पे डेल्टा 1 n हो गया। अब n की वैल्यू चेंज करते जाए, मतलब n1 फिर 2 3 पुट करें तो डेल्टा 1 1 डेल्टा 1 2 डेल्टा 1 3 आएगा। तो सिर्फ डेल्टा 1 1 की वैल्यू 1 आएगी, बाकी सारे क्योंकि सेम नहीं है इंडेक्स इसके तो सारे 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको पता है ई आई जो है ये सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि प्रीवियस एग्जांपल में भी हम आर एन वाले एग्जांपल में भी कर चुके हैं, आर स्क्वायर वाली में भी, तो ये भी सिंपली ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। बस प्रूव ही अब इसमें करने वाली बात क्या है कि हमने ये शो करवाना है कि सी नोड का हर एलिमेंट जो है ना वो इस बेसिस के एलिमेंट से जनरेट हो सकता है। तो इसके लिए हमने जब बेसिस की डेफिनेशन की तो उसमें सेकंड कंडीशन क्या पड़ी कि x माइनस समेशन एक्स आई ई आई की नॉर्म जो है अगर ये 0 को अप्रोच कर जाती है तो इसका मतलब ये x जो है वो हम इस बेस के एलिमेंट से जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि ये 0 को अप्रोच कर रहा है हो तो इसका मतलब होता है कि x इज इक्वल टू समेशन एक्स आई ई आई है, ठीक है। वेयर एक्स इज अ सीक्वेंस विच कन्वर्जिंग टू 0, क्योंकि हम सी नोट की बात कर रहे हैं और उसके अंदर हर एलिमेंट हर सीक्वेंस जो है वो 0 को कन्वर्ज करता है। तो सी नोट हमने एक एलिमेंट एक्स लिया क्योंकि इसके अंदर सीक्वेंस है, तो ये एक्स भी सीक्वेंस होगा जो कि 0 को कन्वर्ज कर रहा है। सीक्वेंस है तो जाहिर है सीक्वेंस की टर्म्स होंगी, उसको हम एक्स आई से लिख लेते हैं। और लेट्स सपोज एक्स आई जो है वो हमारे पास वो एक्स एन लिख लें, इसको एक्स एन जो है वो हमारे पास लेट्स सपोज समेशन एक्स आई ई आई के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे हम नॉर्म लेते हैं, बल्कि आप ऐसा करें, यहाँ पे हमने इस चीज को लेना है ना, हमने ये शो करवाना है कि ये चीज जो है वो 0 को अप्रोच करती है या नहीं करती, ठीक है। तो ये आगे लेट कर लिया हमने, ये वाली इसकी लेफ्ट साइड कर ली। लेट अब देखते हैं कि ये 0 को अप्रोच करती है या नहीं करती। तो ये x की टर्म्स, क्योंकि सीक्वेंस जो है फाइनाइट भी हो सकता है इनफाइनाइट भी हो सकता है, इसलिए हमने इसकी टर्म x1 x2 एंड सो ऑन ले ली। और इसकी ये जो समेशन वाली टर्म है ना इसको हम ले लेते हैं, क्योंकि एक्स आई हमारे ई आई हमारे पास किस तरह के 1 0 0 0, फिर दूसरा E2 क्या है 0 1 0 0 0। तो जब आप उसको एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे ना, पहले x1 से करें 2 से करें, उन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास ये एक ऑर्डर पेयर बनेगा x1 x2 से लेके xn तक, क्योंकि समेशन की लिमिट 1 से n तक है, ठीक है। इनको माइनस कर दें, x1 माइनस x1 0 हो गया, x2 माइनस x2 0 हो गया, ये x1 से xn तक तो टर्म 0 हो जाएंगी। अब क्योंकि ये इन्फिनिट सीक्वेंस हमने लिखा है तो इससे अगली टर्म जो है वो नॉन जीरो रहेंगी। यहाँ पे देखिए ये शुरू वाली n टर्म 0 हो गई, n के बाद वाली n+1 n+2 एंड सो ऑन ये सारी टर्म जो है वो नॉन जीरो आ जाएंगी, ठीक है। अब सी नॉट स्पेस के ऊपर नॉर्म जो है वो किस तरह की डिफाइन होती है, वो सुप्रीमम वाली होती है। एक्स नॉर्म इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मोड एक्स आई। तो इसके अंदर वाली जो टर्म है इन सारी टर्म्स का मोड ले लिया और इसका सुप्रीमम लेना है हमने।
ये हमने नॉर्म के इक्वल मतलब जो नॉर्म इस पे डिफाइन होती है ना वो हमने लगा दी यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये तो सारी मोड 0 0 0 हो जाएगा और बाकी ये बचते हैं। हमने इसको जनरली के लिख लिया एक्स के, और के यहाँ पे क्या है n+1 फिर n+2 n+3 एंड सो ऑन। तो n+1 से इक्वल भी है और इससे ग्रेटर भी है। तो वी नो x कन्वर्जेस टू 0 क्योंकि सी नोट स्पेस ली थी ना उसमें x जो है वो कन्वर्ज कर रहा था 0 को। इसका मतलब कि k जब इन्फिनिट को अप्रोच करेगा तो सारे के सारे x के 0 को अप्रोच कर जाएंगे, क्योंकि x 0 को अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब उसकी बाकी सारी टर्म जो है वो 0 0 थी, 0 को अप्रोच कर रही थी, 0 0 नहीं थी, 0 को अप्रोच कर रही थी। तो जब सारे मोड x के 0 को अप्रोच कर रहे हैं तो जाहिर है उसका सुप्रीमम भी 0 को अप्रोच करेगा, वो कहीं और तो नहीं जा सकता, ठीक है। तो जब ये 0 को अप्रोच कर गया तो ये सुप्रीमम किसके इक्वल था, यहाँ से देखिए ऊपर सुप्रीमम किसके इक्वल आ रहा है x माइनस समेशन xi ei। तो जब सुप्रीमम राइट साइड 0 को अप्रोच करेगी तो लेफ्ट साइड भी 0 को अप्रोच करेगी, और यही जो चीज थी हमने प्रूव करनी थी, ठीक है। नेक्स्ट एक लास्ट एग्जांपल है जो मैंने आपको करवानी है, बाकी आप बुक्स को फॉलो करें, उस पर जो एग्जांपल जितनी भी की हुई है वो सारी आप लोगों ने करनी है। बेसिस ऑफ स्पेस सी कौन सी स्पेस होती है जिसमें सारे के सारे सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होते हैं। तो सीक्वेंस ई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम स्पेस इसकी बेस में किस तरह के एलिमेंट ले रहे हैं, एक हम ले रहे हैं ई इज इक्वल टू जिसके सारे के सारे एलिमेंट 1 1 1 है, ठीक है, क्योंकि अब ये भी इसका एलिमेंट है ना सी का, क्योंकि सी के अंदर सारे के सारे कन्वर्जिंग सीक्वेंस है। तो ये एक सीक्वेंस है जिसके सारे के सारे मतलब ये सीक्वेंस किस तरह का है जो कि 1 को कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। एक हमने एलिमेंट ई इसका इस तरह का ले लिया जिसके सारे एलिमेंट्स 1 1 1 है, बाकी हमने एलिमेंट्स ले लिए ई आई इक्वल टू डेल्टा आई एन जो कि प्रीवियसली हमने पीछे जो है वो डिफाइन किए हैं। इज द बेसिस फॉर स्पेस सी, लेट x बिलोंग्स टू सी। अब ये वाले आपको पता है ये सारे के सारे एलिमेंट्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है और आप इसको प्रूव भी करेंगे, ठीक है। एक एलिमेंट हम सी का ले लेते हैं, अगर हम इसका कोई सी का एलिमेंट ले रहे हैं तो सी में क्या है सीक्वेंस है, किस तरह के सीक्वेंस है जो कि कन्वर्ज करते हैं। सो x इज द कन्वर्जेंट सीक्वेंस, लेट्स सपोज x कन्वर्ज कर रहा है a को, ठीक है, x किसको कन्वर्ज कर रहा है a को। तो इसमें क्या चीज प्रूव करनी है कि x माइनस हमेशा हम लेते होते हैं ना कि अप्रोच कर रहा होगा z को, तो इसका मतलब x जो स्पेस है उसका हर एलिमेंट जो है बेसिस के एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। तो हम x इसका ये ले लेते हैं। अब क्योंकि हमने इसकी बेसिस में क्या एलिमेंट्स लिए हैं, एक ये वाला e लिए है और ये e आईज लिए हैं, तो हम एक कांस्टेंट स्केलर जो है वो e से मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरे बाकी हर e आई से एक स्केलर मल्टीप्लाई करके उसको एड अप करना है, ठीक है। तो ये भी ए ई क्योंकि आई नहीं है इसके साथ कोई भी आ रहा है तो इसलिए हमने इसको समेशन से बाहर ही लिखा है, माइनस ए ई फिर माइनस समेशन एक्स आई माइनस ए ई आई, क्योंकि बाकी पीछे जो सी नोट स्पेस थी उसमें सीक्वेंस जो थे वो 0 को कन्वर्ट करते थे, इसलिए हमने एक्स आई माइनस 0 भी करेंगे तो एक्स आई ही रह जाएगा। तो अब यहाँ पे ए को कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमने एक्स आई माइनस ए लिख लिया, प्रूव करना है कि ये सारा जो है वो 0 को कन्वर्ट करता है। तो इसकी लेफ्ट साइड ले लें, इनकी वैल्यूज पुट करें, एक्स की वैल्यू पुट की x1 x2 एंड सो ऑन, ए है ऐसे ही क्योंकि ये स्केलर है, ई की वैल्यू थी 1 1 1 1 1, तो ए को सब 1 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये ए आ गया। फिर इस तरह से इन सबको इनकी वैल्यूज एक्स आई और मतलब x1 e1 सबकी वैल्यूज पुट करके मल्टीप्लाई करके जब इनको ऐड अप किया तो लास्ट पे ये एक ऑर्डर पेयर बना x1 माइनस ए x2 माइनस ए एंड सो ऑन, ठीक है। फिर इनको माइनस कर दे, पहली टर्म पहली में से माइनस होगी मतलब x1 माइनस ए फिर माइनस x1 माइनस ए ये वाले, ठीक है। तो ये आपके पास क्या रह जाएगा, ये x1 माइनस ए आया ना तो माइनस x1 प्लस ए, पहला 0 हो गया एलिमेंट, ये बेसिकली पहले दोनों को माइनस करके लिखा है x1 माइनस ए x2 माइनस ए, पहले ये वाला लिख लिया फिर माइनस और फिर बाद में ये वाला ऑर्डर पेयर नीचे लिखा है। तो पहले वाले सारे एलिमेंट ये x1 माइनस ए है, ये भी x1 माइनस ए है, माइनस होकर ये भी 0 ये भी 0, n तक 0 हो जाएंगे, n के बाद वाले सारे बाकी बच जाएंगे, ये n के बाद वाले सारे बच गए n+1 n+2 है, सॉरी ये बच गए। हमने इसको जनरली k ग्रेटर देन इक्वल टू n+1 ले लिया और यहाँ पे n की जगह पे हमने n+1 n+2 एंड सो ऑन की जगह पे हमने k लिख लिया, ठीक है, और ये माइनस a आ रहा है। ये नॉर्म के एक डेफिनेशन लगाइए, नॉर्म किसके इक्वल है सुप्रीमम ऑफ मोड एक्स आई, तो ये हमने वो डेफिनेशन लगाई है। अब क्योंकि सारे के सारे सीक्वेंस किसको कन्वर्ट कर रहे हैं ए को, कब जब ए इंफिनिटी को अप्रोच करता है तो एक को इस साइड पे ले आए तो ये क्या बन जाएगा एक्स के माइनस ए अप्रोचेस टू 0, क्योंकि ये एक्स के सी का एलिमेंट है ना तो उसका हमने कहा उसके सारे सीक्वेंस जो है वो ए को कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये ए को कन्वर्ट कर रहे हैं, ए इसको इस साइड पे ले आए तो ये एक्स के माइनस ए अप्रोच कर जाएगा
जीरो को। तो इसका मतलब अगर ये मोड के अंदर वाली वैल्यू जीरो को अप्रोच करिए तो इसका सुप्रीमम भी जीरो को अप्रोच करेगा, तो लेफ्ट साइड भी जीरो को अप्रोच कर दे। Hence x is equal to ae plus summation xi minus ae minus a into e।